तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में, जैसा कि हमने यस्टरडे बात किया था कि फिनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में मैंने 5 बिजनेस के ही नेम्स को लिया है। बाकी जो 5 है और जो बचे हुए हैं एक अलग वीडियो में करेंगे, अदरवाइज क्या होती है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं आपको सारी चीज़ें सही से बता भी नहीं पाता। तो अभी क्या करूंगा, मैंने 5 बिजनेस के नेम्स लिए हैं। आपका उज्जीवन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटास, और ये आपका एक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। पांचों स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपका। ऑफकोर्स आईडीएफसी जो है यूनिवर्सल बैंक है। तो इन सभी को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमने ऑलरेडी कुछ फिनांशियल्स को तो एक या दो वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ हमने फिनटेक मॉडल्स को भी डिस्कस किया है। तो आपको मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में पहले पूरी बैकग्राउंड क्या चल रही है वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में कुछ 2-3 मिनटों में। फिर शॉर्ट में 4-4 5-5 मिनट का सभी बैंक के लिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो अभी आपने ये देखा कि क्या हो रहा है बेसिकली पूरी फिनेंशियल सेक्टर के अंदर। जब भी आप इन सभी के कॉन कॉल्स को देखोगे, जैसे इस क्वार्टर में 20 से 25 बैंकों के कॉन कॉल्स वगैरह देखे हैं, तो उसमें आप एक जो ट्रेंड है, कॉमन चीज़ें वो क्या क्या ऑब्जर्व ऑब्जर्व की गई है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक आपने ये देखा, एक फंडामेंटल चीज जो है ना, जो आपकी पूरे कंट्री के अंदर एक लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है। कहने का मतलब क्या है, सभी बैंकों को, एनबीएफसीज को, जो आपको बेसिकली कस्टमर्स है, मतलब जो आप या मेरे जैसे लोग हैं, उनसे जो डिपॉजिट्स आ रहा है उसका बहुत दिक्कत चल रहा है। तो उसके कारण अब ये दिक्कत पहली बात तो हो क्यों रही है, दिक्कत आपकी हो रही है बिकॉज आपकी जो जियो पोलिटिकल इशूज हो गए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह बढ़ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, सेकंड टीयर इफेक्ट्स और जो थर्ड टीयर इफेक्ट्स होते हैं वो आपकी इकोनॉमी के अंदर आते हैं। उससे धीरे धीरे क्या होती है, आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उसकी हार्डनिंग होती है। अगर आप देखते हो यूएस मार्केट में भी, यूएस गवर्नमेंट वगैरह भी, वहाँ पे भी इंटरेस्ट हाइक्स वगैरह की बढ़े हैं, बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो आपका बढ़ जाता है। और उस सिनेरियो के अंदर जो आपका डिपॉजिटर्स हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं, वो आपके टर्म डिपॉजिट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं या फिर इक्विटी मार्केट की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके ऑलरेडी आई थिंक लास्ट क्वार्टर की एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसकी मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो वहाँ पे कैसे ये पूरी लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इस पूरी लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है, तो इसमें आप कुछ चीज़ें देखोगे। बहुत सारे बैंक जो है ना, उनका जो सीडी रेशियो है, जो आपकी जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्योदय हो गया, इक्विटास हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है, सबका सीडी रेशियो पूरा इंपैक्टेड है। तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे सीएसबी बैंक है, आई थिंक वहाँ पे भी वो दिक्कतें आ रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सीडी रेशियो सभी बैंकों के लिए खराब हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं बैंक, धीरे धीरे आपका मान लीजिए टर्म डिपॉजिट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कुछ बैंक। तो उससे क्या होती है, आप टर्म डिपॉजिट की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है। उसका इंपैक्ट आपको निम पे दिखता है और आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाती है। तो क्या है, पूरे इंडस्ट्री के अंदर आपको जो डिपॉजिटर्स है उसको लाने की एक होड़ चल रही है। सब चाहते हैं कि भाई ये डिपॉजिटर मेरी तरफ आ जाए। तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल्स है अपने अपने क्रेडिट, ये कॉस्ट जो आपका डिपॉजिट रेट होता है उसको बढ़ा रहा है, टर्म डिपॉजिट पे बढ़ा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं। ये एक पूरा फंडामेंटल दिक्कत है। तो जब भी आप सभी बैंकों को देखते हो ना, तो आप इस पैरामीटर पे पहले जज कर लीजिए। तो आपको दिखेगा कि सभी बैंकों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किस तरफ से आगे चल रही है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी आपका क्वार्टर 1 आपका सीजनल क्वार्टर होता है। तो यहीं पे आप देखोगे कुछ बैंकों के केस में जो आपकी ये 30+ डीपीडीज वगैरह होती है, जैसे अगर आप मानोगे एमएफआई साइकिल जो है, जितनी भी आप माइक्रो फाइनेंस वाली चीज़ें देखोगे ना, जैसे मान लीजिए एक बैंक है, एयू बैंक है, तो उसका मान लीजिए डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, और सभी बैंकों का भी है। तो आप उसमें ये देखोगे जिनके पास ये जो एमएफआई बुक है ना, उसमें मोस्टली सभी जगह आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे बैंक जिनका मान लीजिए आपका असम में पोर्टफोलियो है, तो वहां पे आपको कुछ वहां पे दिक्कत दिखेगा, क्योंकि असम में फ्लड्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो इंपैक्ट आपको वहां पे दिखेगा। अदरवाइज दैट सभी बैंक के केस में क्या है, आपकी जो ये एसेट क्वालिटी है वो आपकी स्टेबल है इन द केस ऑफ एमएफआई सेक्टर, जिसको सभी लोग अभी साइकिल अप ट्रेंड या रिकवरी की तरह से नाम देते हैं। अब दूसरा चीज क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है एट द सेम टाइम, जैसे हमने वो ऑन ईएमआई या बाकी पहले जो कंपनियां डिस्कस की है वहां पे बात किया है कि जो आपकी सिक्योर्ड बुक है, जहां पे खास करके आपकी ये मान लीजिए लैब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसबीएफसी ने बात की है अपने कॉन कॉल में, या फिर अगर आप देखोगे ना, बाकी मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो ऐसे हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, आई थिंक उन सभी बैंकों में भी इस तरह की बातें चल रही हैं। आई थिंक केपरी ग्लोबली या किसी कंपनी ने बात किया है उस चीज़ को। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सिक्योर्ड बुक जो है उस तरफ थोड़ी सी स्ट्रेस आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। वो स्ट्रेस क्यों बढ़ रही है, बिकॉज आप में आईटी का स्लो डाउन हो गया, दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ बैंक्स वगैरह हैं, मान लो कस्टमर को पैसे तो दे रहे हैं, बट लेकिन जो उनका ईपीएफओ का पैसा होता है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो एक पूरा वो स्ट्रेस पॉइंट हो गया है। फिर इसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट्स लिख के रखे थे। बाकी है यही चीज़ें हैं। ये है। बाकी मोस्टली सभी कंपनियां ठीक ही कर रही हैं। तो इस पैरामीटर्स को आपने देख लिया। तो ये कंटेक्स्ट में क्या करते हैं, अब हम लोग एक एक करके सभी बैंकों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो उज्जीवन को अगर आप देखोगे, ये क्या है, उज्जीवन हो गया आपका, एयू हो गया, या फिर इक्विटास है। ये सभी बैंक जो है अपनी एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबको जाना है आपका मान लीजिए ये
यूनिवर्सल बैंकिंग जो होती है उसके लाइसेंस की तरफ आगे बढ़ना है। अब अगर आप उज्जीवन का क्वार्टर वन का नंबर देखोगे ना, तो क्वार्टर वन के नंबर जो हैं उज्जीवन के काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब जो इनका गाइडेंस होता है, लगभग मान लीजिए 25% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। कंपनी उससे अच्छा किया है क्वार्टर वन के अंदर, और इनका जो सस्टेनेबल गाइडेंस है वही है। अब जो इस कंपनी का आप बोथ आरओए का गाइडेंस देखोगे और जो आरओई का गाइडेंस देखोगे, तो अगर मैं बताऊं आपको आरओए का गाइडेंस अगर इनका है, जो भी है इनका आरओए का गाइडेंस, तो कंपनी ने उससे बेटर किया है क्वार्टर वन के अंदर। अब कंपनी जो कहता है FY 27 के अंदर लगभग हम लोग 1.8 के आरओए पे पूरे साल खत्म करने की बात करते हैं। और कंपनी को अगर आप देखोगे तो जो आपका क्वार्टर वन गया है वो आपका 2.2 पे गया है। तो कहने का मतलब क्या है, अपने गाइडेंस से ऊपर चल रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैं किसी भी बैंक के केस में ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो आपको दिख रहा होगा अभी सभी कॉन कॉल्स वगैरह में, कि भाई किसी कंपनी ने 2x प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दिया। तो वो पैरामीटर्स मैं लेके ही नहीं चल रहा हूँ यहाँ पे पूरे डिस्कशन के अंदर। बिकॉज क्या होता है, आप ऑलमोस्ट देखोगे सभी कंपनियों की पैट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी आई है। तो वो पैरामीटर तो हमें देखना है, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है फाइनेंशियल केस में, आपका पैट का नंबर जो है, एक मान लीजिए आपका फिक्टिशियस क्वांटिटी है, कहीं पे आपका मान लीजिए एनपीए में दिक्कत आ गई, तो वो आपका तुरंत वाइप आउट हो जाएगा। तो वो पैरामीटर हमारा एक सेकेंडरी है, मतलब आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि जो पैट ग्रोथ है वो आपका एक आउटपुट पैरामीटर है। रादर जो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब बिजनेस समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अब देखिए, अब क्या होता है, वो जीवन का केस अवेलेबल मान लीजिए वही 25% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। अब ये भी क्या है, पूरा जो इनका बिजनेस है वो आपका सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब कंपनी का जो गाइडेंस वगैरह है उस चीज़ों से आउट परफॉर्म किया है, बट यहीं पे आपको ये देखना है कि जो इनका क्वार्टर वन का नंबर है ना, इसको देख के हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। बिकॉज क्या है, कंपनी का कुछ जो ओपेक्स होता है वो आपका एक तरह से डिफर्ड हो गया है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका अपकमिंग क्वार्टर आएगा वहां पे आपको ओपेक्स जो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आप इसी चीज को यहाँ पे देख सकते हो, इनका जो ओपेक्स टू एयूएम है ना, वो आपका क्वार्टर वन के अंदर आपका स्लाइटली बेटर हो रखा है। तो वही चीज जो है आगे, हालांकि इनका जो FY 30 का गाइडेंस है, जैसे जैसे ये लोग अपना मतलब ये सिक्योर्ड बुक को बढ़ाएंगे, आपका जो ओपेक्स है वो आपका कम होता जाएगा। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब इसी कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको कुछ और जीवन के बारे में बताऊं, तो अब इनका आप कुछ चीज़ें देखोगे ना, तो इनका जो मैसेज मान लीजिए निम है, यहाँ पे मैंने पूरी इनकी जो एयूएम बुक है उसकी स्प्लिट दे रखी है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे आप इनका बाकी जो कंपनी का गाइडेंस है, कंपनी का अगर आप पूरा एयूएम बुक देखोगे ना, लगभग मान लीजिए 40,000 करोड़ का पूरा एयूएम बुक है। वो आपको FY 30 तक लगभग 1 लाख करोड़ एयूएम बुक करने की बात करते हैं। तो ये पूरा पैरामीटर है। अब इस कंपनी का जो पूरा FY 27 रहने वाला है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी कैसे आने वाली है। तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का ड्राइवर होगा ना, वो आपका मान लीजिए जैसे आपका निम है, निम इनकी स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह जो है उसमें सभी में कमी दिख रही है, ओपेक्स है वो आपको कम दिख रहा है। तो नेट अगर आप कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग वगैरह भी देखोगे तो वो सभी चीज़ें भी स्टेबलाइज्ड है। तो अल्टीमेटली जैसे अगर आपका ओजीवन है, तो ओजीवन की जो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है FY 27 के अंदर, वो आपका ड्रिवन बाई होगा। यहाँ पे कुछ आपको कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग का उतना कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो निम है वो आपकी स्टेबल है, इल्ड है वो आपकी स्टेबल है। कंपनी का जो प्राइस पे बुक है वो भी आपका मानोगे लगभग 1.4 आई थिंक 2 के आसपास चल रहा है इनका, अगर मैं आपको एग्जैक्ट मैंने लिख के रखा है। तो इनका प्राइस पे बुक जो है लगभग मान लीजिए, हाँ ये कंपनी जो है अपना मान लीजिए अभी ये इक्विटी रेस करने की बात करता है H2 के अंदर। तो अगर वो आप देखोगे ना, वो भी इनका जो इक्विटी रेस है प्राइस पर बुक है उस कंपनी के लिए ज़्यादा है। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आरओए डाइल्यूटिव है, तो वहाँ पे भी कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी का रेटिंग ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में। अब कुछ चीज़ आपको मैं अलग से बताता हूँ। तो देखिए, आपने जैसे मेरी अगर लास्ट यस्टरडे वाली आप ऑन ईएमआई वाली वीडियो देखी हो, तो वहाँ पे मैंने बात किया है कि कोई कंपनी है आपका, जैसे मान लीजिए निम है, निम अगर आप उज्जीवन के केस में देखोगे ना पिछले 4 या 5 साल का ट्रेंड, तो आपको दिखेगा इनका रादर जो निम हुआ है ना, निम आपका कम हुआ है। तो उसमें आप ये पाओगे कि कंपनी का जो निम भले ही कम हो रहा है, बट उसके बाद भी कंपनी जो अपना पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बना के रखा हुआ है। तो देखिए कैसे, अगर आपको समझना है, तो देखिए आप इसका लास्ट मैंने 5 6 साल का डेटा जो लिया है, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो इनका जो निम है रादर वो कम हो गया, मतलब 3.9% से कम होकर आपका 2.2 पहुंच गया है। बट उसके बाद भी कंपनी का जो आरओए है, आरओई प्रोफाइल है, वो आपका कम खराब नहीं हुआ है। बिकॉज क्या है, कंपनी एक तरह से सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ गया है। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, जैसे साल दर साल जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, आप उसका क्वांटम देख सकते हो। पहले जो आपका 7 या 5% के बीच में रहता था पहले के सालों में, वो आपका घट के आप 1.9% आ गया है। तो आपकी जो आरओए ट्री होती है, वहां के आरओ मतलब जो आपका पूरा पैट ग्रोथ है, आरओए ट्री जो है, वहां पे जो आपका टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम आया, उससे जब आपका मान लीजिए क्रेडिट कॉस्ट है, पहले जितने मात्रा में वो घट रहा था अब उससे कम मात्रा में घट रहा है। तो उसी कारण जो आपका पूरा ओपेक्स हो गया, क्रेडिट कॉस्ट हो गया, उसकी मात्रा कम हो गई, मतलब आपका जो निम घटा है, एट द सेम टाइम आपका क्रेडिट कॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें भी घट गई है। तो उस कारण जो आपकी आरओई प्रोफाइल है वो आपकी बढ़ गई है। तो इस कंटेक्स्ट में देखिए, तो क्या होता है, आप कुछ बैंक्स ऐसे भी होंगे जब आप देखोगे ना, तो कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पे आपका आरओए भले ही कम हो, मतलब 1 या 2% के बीच में रहता है, उसके बाद भी वो कंपनियां जो है आपकी जो आरओई है वो आपकी कहीं ज्यादा बनाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए,
हर बैंक जो होता है ना, उसके केस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए एक बैंक है, जैसे मान लेते हैं एसजी फिनसर्व है। एसजी फिनसर्व कभी भी जो लेवरेज है वो अपना 7x 8x या 9x इस तरह का लेवरेज नहीं ले सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो आपका रिस्क वेट होता है, जिससे आपकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो होती है वो डिटरमाइन होती है, तो वहाँ पे आपको रिस्क वेट रखना पड़ता है। तो वो कंपनियां जो है अपने लेवरेज को बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन जैसे अगर आप एयू को देखते हो या फिर अगर आप उज्जीवन को देखते हो, तो ये सभी बैंक्स क्या है, सिंस सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ गया है, तो वो लोग अपना लेवरेज बढ़ा लेता है। तो भले ही इनका जो आरओए प्रोफाइल है, जैसे इनका गाइडेंस भी होता है वही 2% के आसपास ये लोग एटमैक्स रखने की बात करते हैं, तो वो लोग आरओए को वहां पे रखते हैं। लेकिन अब आरओए कम क्यों होता है, बिकॉज आपका जो यील्ड वगैरह है, निम वगैरह है, वो आपका कम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी जो होती है अपनी लेवरेज को बढ़ा के, मतलब 7x 8x इस तरह के लेवरेज को करती है, और उसके बाद जो आपका आरओई प्रोफाइल होता है वहां से वो लोग बढ़ा के 15% हो गया, 20% हो गया, इस तरह से जाने की बात करती है। तो नेट अगर मैं आपको उज्जीवन की केस स्टडी से ये बताऊं, तो उज्जीवन कंपनी काफी अच्छा कर रहा है। बाकी अपना यूनिवर्सल लाइसेंसिंग वाला जो थीम है, उसकी तरफ ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। कुछ और पॉइंट्स अगर मैं है मेरे पास, तो मैं देख लेता हूँ। बाकी इनके पास डिपॉजिट ग्रोथ का थोड़ा इनका भी इशू चल रहा है। बाकी फिर भी इनकी जो सीडी रेशियो है, जैसे मैं अभी बाकी बैंकों को डिस्कस करूंगा, उससे मच बेटर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज एक बड़ा बैंक है बाकी बैंकों के मुकाबले। तो ये चीज़ है। बाकी FY30 का अगर मैं आपको उनका विजन बताऊं, तो लगभग 65 से 70% आपका सिक्योर्ड बुक करने की बात करते हैं। आरओए को वही आपका 1.2 से लेकर 2% पे करने की बात करते हैं। कॉस्ट बाय इनकम जो है 55% पे रखने की बात करते हैं। तो ये पूरा आपका उज्जीवन के केस में इनका जो वैल्यूएशन है आपको रिलेटिवली रिलेट हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा हाई दिखेगा जब मैं इसको बाकी बैंकों से कंपेयर करता हूँ। तो ये चीज़ है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अब देखिए, एयू जो है उसकी प्राइस पे बुक जो है आपकी फोर्ड आपको दिखेगी। तो जो मेरा क्वेश्चन था पहले भी, कि जो आपका निम घटता है या फिर जो आपका ये मान लीजिए क्रेडिट कॉस्ट कम हो, क्रेडिट कॉस्ट किसी कंपनी का ज़्यादा है, क्रेडिट कॉस्ट किसी कंपनी का कम है, तो उससे डिटरमाइन नहीं होता है कि एक बिजनेस है कितना आगे बढ़ रहा है। तो वही चीज़ अगर आप एयू के केस में देखोगे ना, तो एयू का भी जो रेटिंग हुआ है पूरा, मान लीजिए इनका जो पूरा अनसिक्योर्ड बुक से सिक्योर्ड बुक की तरफ ये लोग आगे बढ़े हैं, इनके भी केस में वही हुआ है। इनका आरओए कम हो गया होगा पूरे 5 6 साल का अगर आप डेटा देखोगे, तो आरओए कम हुआ है बट आपकी लेवरेज बढ़ गई है। तो उससे आपकी आरओई जो है बिजनेस उस तरह से आगे बढ़ा है। अब उसी कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको एयू का बताऊं, तो एयू क्या है, काफी अच्छे नंबर्स है। जैसे आपका उत्कर्ष, इसे उत्कर्ष बोल रहा हूँ, उज्जीवन का केस है। उज्जीवन में क्वार्टर वन में आपको बूस्ट दिखा है, लेकिन आपको क्वार्टर वन क्वार्टर जो है आने वाले क्वार्टर में थोड़ा आपको सप्रेशन दिखेगा। तो वो चीज़ आपको लेके रखनी है उज्जीवन के केस में। तो वो कंटेक्स्ट में देखिए, अगर उसके बेसिस पे आप इनका फॉरवर्ड प्राइस बुक निकालोगे ना, तो वो भी आपको मान लीजिए 2 2 ढाई के बीच में ही आने वाला है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे उतना रीरेटिंग का पोटेंशियल नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी के वाइज वो बैंक ग्रो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कुछ आपको एयू के बारे में बात करता हूँ। तो एयू के केस में अगर आप देखोगे ना, तो एयू अगर बात कितना करता है कि कितने रेट पे हम लोग ग्रो करेंगे, तो एयू अगर आप एयू को देखोगे, तो एयू कहता है कि हम लोग यहाँ पे मैंने आपको ये उज्जीवन का निम वगैरह दिखा रखा है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। तो जो पैरामीटर्स मैंने कहे हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको समरी के रूप में दिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप एयू का देखिए, तो एयू का अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपकी स्टेबल चल रही है। क्रेडिट कॉस्ट हो गया, बाकी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, कॉस्ट टू इनकम होता है, वो सारी चीज़ आपकी स्टेबलाइज हो रखी है। अब एयू कहता है कि हम लोग आने वाले 10 सालों के अंदर आपका जो जीडीपी ग्रोथ है, उससे 2.5x पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैं लिख रखा है कि भाई जो इनका 10 ईयर का ग्रोथ रेट है वो आपका मान लीजिए, अगर आप 2.5x ऑफ आपका जीडीपी ग्रोथ लेके चलते हो, तो मान लीजिए 20 से 25% पे आपको आने की बात होती है। अब कंपनी का जो इनका आरओए का गाइडेंस है, और आरओए का गाइडेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा स्लाइट डिप दिखा है। वो क्यों होता है, वो आपका क्वार्टर ऑन सीजनल क्वार्टर होता है। तो ये पूरा बाकी चीज़ है। तो अगर आप इनका बाकी स्लीपेज वगैरह भी है, वो आपका स्लाइड आपको इंक्रीज दिखेगा। जो पैरामीटर्स हमने पहले कहा था कि स्लीपेज जो है सभी कंपनियों के लिए थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है, तो वो चीज़ है। बट आगे देखते हैं क्या आने वाले क्वार्टर में वो चीज़ आपकी सबसाइड होनी चाहिए। तो ये चीज़ है पूरा। बाकी इनके जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपके स्टेबल हैं। पैट ग्रोथ जो है इस कंपनी का, मान लो आप लगभग 30 से 40% पे के आसपास पूरा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आने वाला है। अब ये जो पूरा पैट ग्रोथ आएगा ना, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके केस में कैसे आएगा, जैसे मानिए आपका जो निम है, निम है वो आपका मान लीजिए सिंस सब कुछ स्टेबल है, तो जितने रेट पे आपका एयूएम ग्रोथ होगा मोटा मोटी उसी के आसपास ग्रो करने वाला है। कुछ आपका फी इनकम आएगा, तो उससे मान लो आपका जो टॉप लाइन है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट इनकम है, वो आपकी मान लीजिए 20 से 25% के बीच में ग्रो करेगी। अब सभी बैंकों के केस में आपने ये देखा कि चीज़ें स्टेबलाइज हो गई, तो आपको जो पूरा ओपेक्स बाई एयूएम है और जो क्रेडिट कॉस्ट का जो एडवांटेज है ना, वो आपको मिलेगा। तो उससे आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के स्कोप है। तो एयू का भी जो आपका पैट है वो आपका मान लीजिए 30 40, बहुत चीज़ें अच्छी हुई तो 50% पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये पूरा बैंक के केस में है। अब इस बैंक का आप अगर प्राइस पे बुक देखोगे तो आपको 4 पे मिलता है। तो ऑलरेडी इस बैंक का और काफ़ी अच्छा रेटिंग हो चुका है। तो उस कंटेक्स्ट में इसको भी चलिए वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से आपको ये अच्छा नहीं दिखेगा, बट अगेन बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये पूरा इस बिजनेस के बारे में हो गया। 1 लाख से ऊपर इनका लोन बुक हो गया है। तो धीरे धीरे जो आपका ओजीवन है ना, वो आपका एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक के रास्ते पे चल रहा है। तो ये चीज़ पूरी दोनों बिजनेस के केस में हो गया। ये दोनों जो बिजनेस है आप देखोगे ना, जो आपका पूरा यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की तरफ आगे बढ़ने की जो रेस है उसके अंदर सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये दो बिजनेस हो गया। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ इक्विटासी केस में। तो देखिए, इक्विटासी केस में आप बहुत सारे पॉइंट्स देखोगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इक्विटास का जो पूरा केस है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो इनका ये स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये दिखाया है। तो इसमें अब आप कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हो कि इनका, ये मैंने इनकी पीपीटी से ही लिया है।
तो आप ये पाओगे कि इनका, आप देखोगे क्वार्टर वन के अंदर आप इनका देख सकते हो कि नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपका घट गया है। फिर अगर आप इनका और क्रेडिट कॉस्ट भी देखोगे वो भी आपका स्लाइट इंक्रीज हो गया है। तो क्रेडिट कॉस्ट का जो बढ़ना है वो आपका मान लो कि आपका जो सीजनल वेरिएशंस होता है उसके कारण है। बाकी दिक्कत वाली जो पैरामीटर है ना वो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है, ये क्यों घटा है ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये अगर आपको समझना है तो आपको ऐसे देखना है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी के केस में क्या हो रहा है। पूरा दिक्कत जो हो रहा है आपको, जो मैंने आपको कासा रेशियो और ये जो पूरा स्टार्टिंग में बात किया कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिट क्रेडिट की दिक्कतें चल रही हैं, तो वो पैरामीटर इस कंपनी के केस में हो रहा है। अब देखिए, अगर ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप ये ऐसे समझ सकते हो। तो देखिए, अगर आप पिछला कुछ 4 या 5 क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे कुछ डेटा है। तो आप देख लीजिए इनका जो टर्म डिपॉजिट्स है वो आपका बेसिकली बढ़ रहा है। जैसे 34% था पूरे एक साल के अंदर, वो बढ़ के आपका 34% से 42% के आसपास पहुंच चुका है। तो इससे आपको क्या दिखता है कि जो आपका बैंक है उसको लिक्विडिटी का इशू आ रहा है, वो एक हाई इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिटर्स को लेके आ रहा है। इन चीज़ों का नतीजा क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप इस बैंक को देखोगे ना, इनका क्वार्टर वन के अंदर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ा है, उसी कारण आपको निम में थोड़ा सप्रेशन दिखा है। इसी कारण जो कंपनी का जो आरओए प्रोफाइल है, बाकी जो दूसरी चीज़ क्या देखोगे ना आप इस बैंक के लिए, जो इनका सीडी रेशियो है, सीडी रेशियो आपका मान लीजिए लगभग 90% के ऊपर जा चुका है। तो इसीलिए आप देखते हो ना कि कंपनी को मान लीजिए आने वाले क्वार्टर में रीफिनांसिंग की जरूरत पड़ेगी। जो इनका आपका ये सब नबार्ड वगैरह होते हैं ना वो आपको रीफिनांस करता है। तो ये चीज़ है। अब इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो नेट डेट पैरामीटर होता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बुक यू आर कीपिंग, और सिक्योर्ड बुक है या अनसिक्योर्ड बुक है, नेट रिजल्ट होता है वो आपका आरओए होता है। अब आरओए का पैरामीटर अगर आप देख लोगे ना इस बैंक के केस में, वो भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप होता हुआ दिखाया, मतलब 1.46 से 1.18 दिखाया। तो जब इंडस्ट्री में हम लोग पूरा ये देख रहे हैं कि जब पूरी माइक्रो फाइनेंस साइकिल रिकवर हो रही है, तो यहाँ पे जो नेट आपका आउटपुट है, मतलब जो शेयर होल्डर्स के लिए चीजें होती हैं आरओए और आरओई, वो पैरामीटर आपका इंप्रूव होना चाहिए। तो इस बैंक के केस में आपने दिखाया कि क्वार्टर वन के अंदर रादर चीजें डिटोरिएट हुई है। तो ये पूरा चीज है। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का एक जो अच्छा पूरा फायदा है वो आपका क्रेडिट कॉस्ट पे फायदा है। जो आपने बाकी केस बैंकों के भी केस में देखा कि इस बैंक को भी अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ आपका जो पहले का क्रेडिट कॉस्ट था वो भी ज्यादा एक्चुअली इस क्वार्टर में बढ़ाई है, जो कि आपको स्लीपेज के कारण है। बट इन जनरल अगर आप पूरा 4 5 क्वार्टर का ट्रेंड देखोगे ना, तो वो ट्रेंड देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इस बैंक के केस में भी आपका क्रेडिट कॉस्ट है वो आपका घट रहा है। तो अगर मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे, तो कंपनी का क्वार्टर वन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उतनी अच्छी हुई नहीं है। बट वेल विद इन देयर गाइडेंस, तो कंपनी वही कहता है कि जो साल एंड होगा वहाँ पे ये लोग कुछ जो बात करते हैं अपने आरओए रखने का, तो मैंने लिख के रखा था। तो आरओए लगभग लगभग मान लीजिए आपका 1.5x पे पूरे साल को एंड करने की बात करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि क्वार्टर वन के अंदर वो चीज़ें कम हुई हैं। तो इनको आने वाले क्वार्टर में चीज़ों को मतलब आगे रैंप अप करना पड़ेगा। तो ये पूरा बिजनेस के बारे में है। अब यहीं पे एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है ना इस बैंक के केस में, तो अगर आप देखोगे मतलब इस बैंक के केस में क्या है ना, आपकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है, बाकी सारी चीजें आपकी स्टेबल है। तो नेट नेट आप ये देखोगे इस कंपनी का क्या है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो मान लो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका जो भी पैट वगैरह आया है, तो अगर आप उसके बेस पे लास्ट ईयर का पैट निकालोगे और इनका जो आरओए का गाइडेंस है उसके बेस पे अगर आप इनका FY 27 का फिनेंशियल प्रोजेक्शन करोगे, तो आप ये पाओगे कि ये कंपनी अपने पैट को लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग मतलब मान लीजिए 8x पे ग्रो करता हुआ दिखता है आपको। तो वो चीज़ आई थिंक मैंने यहाँ पे शो भी की है, तो ये रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है वहीं पे आपको पैट दिख जाएगा, लगभग 670 है। तो आपको दिख रहा है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी डेटा अगर आप लोगे ना तो ऑलमोस्ट 6 टाइम पैट आपका हो चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिंस आपका एयूएम जो है मतलब एयूएम जो है वही आपका बढ़ रहा है। और ये कंपनी भी अपने एयूएम को लगभग मान लीजिए 25% पे, 20 से लेकर 25% पे ग्रो करने की बात करता है। तो फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये कंपनी काफी अच्छा करेगा। बट अगेन प्रॉफिट जो होते हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। आपको इनका आरओए का ट्रैजेक्टरी देखनी पड़ेगी, वो कैसा आगे आके इंप्रूव होता है। तो ये पूरा चीज़ है। बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना इस बैंक के केस में, अनलाइक आपका ये मतलब उज्जीवन है या फिर जो ये आपका मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके बेसिस पे आपको इस बैंक का ऑफ कोर्स जो वैल्यूएशन है वो आपको बहुत कम दिखेगा। बट उस वैल्यूएशन को आप देखिए इस कंटेक्स्ट में कि इनका जो मान लीजिए सीडी रेशियो वगैरह हो गया और जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेके चलना है। तो ये वही है। अब ये कंपनी मान लीजिए एग्जिट आपका मान लीजिए 15% का आरओई करने की बात करता है, 1.5x पे आरओई को करने की बात करता है। तो इस बैंक के केस में भी जो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आपका बढ़ रहा है, जैसे कि आपने देखा बाकी बैंकों के केस में वो चीज़ें घट रही हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में इस बैंक के केस में जो पूरा इनका ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाला है इस पूरे साल का, वो आपका ड्रिवन बाई होगा पूरा, एक तो क्रेडिट कॉस्ट का जो डिक्रीमेंट है उससे, दूसरा आपका जो ओपेक्स कम होगा उससे। तो ये पूरा इक्विटास के बारे में नंबर्स इनके अच्छे हैं। जो इनका क्रेडिट डिपॉजिट वाला एस्पेक्ट्स है उस चीज़ों पे काम करने की काफ़ी जरूरत है। और जो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग है उसका ट्रेंड आपको आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। इसीलिए इस कंपनी का जो प्राइस बुक है ना वो आपको अभी प्रेजेंटली 1 दिखेगा। और कभी भी इसको अभी जो कुछ समय है वहाँ पे आपको उज्जीवन हो गया या फिर एयू जैसा है वहाँ पे 2 3 उस तरह का नहीं दिखेगा आपको। तो ये पूरा आपको इक्विटास के केस में है। तो चलिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब देखिए सूर्योदय के नंबर्स मुझे अच्छे नहीं लगे हैं।
तो अच्छे क्यों नहीं लगे हैं? तो देखिए, उज्जीवन सूर्योदय ने क्या किया है, क्वार्टर 4 के अंदर आके बहुत ही एग्रेसिव गाइडेंस वगैरह दिया था कि भाई हम अपने डिपॉजिट ग्रोथ है उसको लगभग मान लीजिए 40% पे ग्रो करेंगे। जो आपका मान लीजिए ये एयूएम बुक है उसको 30-35% पे ग्रो करने की बात करते हैं। पैट को इन्होंने कहा था कि हम लोग मान लो आप डबल करने की पैट को बात करते हैं, मतलब 150 से 300 करोड़ पैट करने की बात करते हैं। तो क्या हो रहा है इस बैंक के केस में, अभी इस बैंक के केस में अगेन भाई सीडी रेशियो वाला जो इम्पैक्ट, मतलब क्रेडिट डिपॉजिट वाला जो इम्पैक्ट है वो आपको इस बैंक के केस में भी दिख रहा है। तो अगर आप इस बैंक का देखोगे ना, तो जितना मुझे याद आ रहा है लगभग 94 या 95% जो है वो आपको सीडी रेशियो इनका दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है, बैंक को आपको जो लिक्विडिटी की क्राइसिस है ना वो आपको बहुत दिख रही है। तो बैंक को अगर यहाँ से ग्रो करना है ना, तो आपके जो ये डिपॉजिट बुक है उसको ग्रो करना काफ़ी जरूरी है। तो देखते हैं बैंक उस कंटेक्स्ट में कैसे काम करता है। बैंक ने पिछले 2 क्वार्टरों से आप देखोगे इनका जो कासा मतलब जो क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ का रेट है वो आपको कम हो गया। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में कुछ 25-30% था, इस क्वार्टर में 20 से लेकर 25% के बीच में आया है। तो ये पूरी इंपैक्ट चल रही है। सिर्फ यही चीज़ इस बैंक के केस में दिक्कत नहीं हुई है। इस बैंक के केस में अगर आप कुछ और चीज़ें देखोगे ना, तो चलिए माना कि जो आपका ये होता है मतलब कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है वो आपका देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको घटता हुआ दिखा है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर है वो आपको बढ़ा है। अब ये क्या है, वही आपकी जो ओपेक्स वगैरह होती है, ब्रांच एक्सपांशन करना है, कुछ टेक वगैरह के ऊपर काम करना है, उन चीज़ों के कारण आपको दिख रहा है कि इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो आपको ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता हुआ दिखा है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी दिक्कत क्या है ना, बैंक ने जो पहले अपने लास्ट क्वार्टर के अंदर जो कॉस्ट टू इनकम के बेस पे गाइडेंस दिया था कि लगभग 65% पे हम लोग रखने की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने इस गाइडेंस को इस क्वार्टर में बढ़ा दिया है। कहने का मतलब क्या है, लगभग 67% से लगभग 70% पर रख दिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके बढ़ गए। सो जस्ट लाइक अदर बैंक्स, तो इनके पास जो अभी लेवरेज है ना पूरा, वो आपका मान लीजिए ईयर ऑन ईयर तो आपका कॉस्ट ऑफ इनकम ऑफकोर्स कम होगा जो आप पूरे साल से देखते हो। तो इनके पास क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ इनकम कम होने का आपको एडवांटेज मिल रहा है, ऑल्दो वो गाइडेंस कम कर दिया गया है। बाकी क्रेडिट कॉस्ट तो कम हो रहा है, उसका एडवांटेज तो आपको दिखता ही है। अब इस बैंक के केस में एक अच्छी चीज़ ये हुई है, इनका जो CGFMU स्कीम होता है ना, जो इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली, तो उससे आपको पैसा आया है, तो उससे आपके जो नेट ये होता है ना NPS वगैरह जो होते हैं वो आपके क्वार्टर 1 के अंदर कम हो गए हैं। बट ये जो इम्पैक्ट है मान लो अब आने वाले क्वार्टर में आपको उतना दिखेगा नहीं। तो ये पूरा इनका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में हो गया, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो कंपनी के केस में आपको क्रेडिट कॉस्ट है वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरी चीज़ है। बाकी अगर मैं आपको कुछ और पैरामीटर्स बताऊं, तो अगर आप इनका ROA और ROE की ट्रैजेक्टरी देखोगे ना, तो कंपनी ने इन सभी पैरामीटर्स पे क्या बोला है, तो देखिए सिंस इनका आपको CGFMU का स्कीम आया, और दूसरा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है ना, जहाँ पे आप वो किसान वगैरह को आप ये लोन्स वगैरह देते हो, तो सरकार उसके बेस पे कुछ आपको पैसा वगैरह देती है। तो उस कारण आपको दिखेगा इनका जो ROA प्रोफाइल वगैरह हो गया क्वार्टर 1 में आपको बूस्ट होता हुआ दिखेगा। बट ये नंबर जो है आप अगेन जैसे आपको जीवन के केस में दिखा ना, कि वहाँ पे जो आपकी ओपेक्स है वो आपकी डिफर्ड हो गई है। तो वही आप समझ लो इनके ये सूर्योदय के केस में वो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा आ गई है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा क्वार्टर 1 के अंदर आ गया है। तो आपको दिखेगा कि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 जो होगा वहाँ पे आपको उतनी, जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशंस देखोगे ना, तो वहाँ पे आप पाओगे कि भाई वहाँ पे उतना क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट में उतना जंप नहीं दिखेगा आपको, रादर वहाँ पे हो सकता है कि पैट में आपको डिक्रीमेंट दिख जाए। तो वो सारी चीज़ें लेके चलनी है आपको। तो ये चीज़ है पूरा कंपनी के केस में। तो कंपनी ने बट एक चीज़ अच्छा किया है कि क्या किया है कि कंपनी ने अपना जो ये मतलब पूरा साल का पैट का गाइडेंस होता है ना, उसको कुछ चेंज नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके ये मतलब मान लो आपका जो आपको ओपेक्स है वो आपका बढ़ रहा है, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसमें भी आपको क्वार्टर 1 के अंदर ये दिखेगा कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा है। बट वहाँ पे क्या है ना, अगर मैं आपको उस चीज़ को दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मैंने रखा है, हाँ ये रखा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो आप देख सकते हो इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आपका क्वार्टर 1 के अंदर स्लाइट इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो आप एक चीज देखोगे ना, जो इनका ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो आपका रादर कम हो रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये थोड़ा लैग के कारण आपको थोड़ा इंपैक्ट दिखता है। तो ये पूरा कॉस्ट ऑफ बोरिंग के कारण है। अब और इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, कंपनी ने अपना जो यील्ड का गाइडेंस है उसको भी कम कर दिया है। पहले ये लोग जो बात करते थे कुछ आई थिंक लगभग जैसे 7.2% पे आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा, वो कम हुआ है। कंपनी पहले कहता था कि इसको हम लोग लगभग मान लो आप 8% या 7.5 से लेकर 8% के बीच में रखने की बात करते थे। तो अब बेसिकली ये लोग लोअर एंड की तरफ आ गए हैं या फिर उससे भी कम कर दिया है। तो क्या हो रहा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है सिंस आपका सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो कंपनी को वो बेसिकली प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये इस चीज़ के कारण हुआ है। तो कंपनी ने बहुत सारे पैरामीटर्स पे अपने जो गाइडेंस है उसको कम कर दिया है। एट द सेम टाइम आपकी जो सीडी रेशियो होती है वहाँ उसका भी डिपॉजिट का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। तो चीज़ क्या है ना, आप देखो कंपनी ये कहता है कि हम लोग FY 27 के अंदर अपने AUM बुक है ना उसको लगभग 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने AUM को 30% पे ग्रो करने की बात कर रहे हो, आपका CD रेशियो ऑलरेडी हाई है, आपके डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसमें हमें देखना पड़ेगा, ऑल दो क्वार्टर 1 में आपका उतना तेजी से आया नहीं है। तो आने वाले क्वार्टर में हमें देखना पड़ेगा कि भाई आपका डिपॉजिट रेट किस तरह से आ रहा है। अब उसके बाद अगर आपकी ओपेक्स बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़ रही है तो आप उससे जो आपका पूरा ये जो AUM ग्रोथ है उसको आप लेके कैसे आओगे। तो देखते हैं, बाकी ये लोग रिफाइनेंसिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो देखना पड़ेगा हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे वेरिएशंस होते हैं इन चीज़ों के। बाकी और अगर ये मान लो आपकी ओपेक्स वगैरह बढ़ रहा है, तो अपना अपना जो गाइडेंस है ROA का और ROE का और जो आपके पैट का गाइडेंस है उसको आप कैसे मीट करोगे। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे सूर्योदय में जो इंटरेस्ट पहले बन रहा था
वो अभी वैसा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर आप बाकी पैरामीटर्स को देखोगे ना, कंपनी का जो, जैसे आप देख रहे हो कि जितने भी हम फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम लोग सारे बिजनेस को तो एनालाइज कर रहे हैं, बट एक चीज क्या है ना, आप ये सिंपली देख लो कि सभी बैंकों की केस में प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी आने वाली है। भले ही उस प्रॉफिटेबिलिटी का क्वांटम जो है वो आपको थोड़ा कम मिल जाएगा या थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो चीज़ आपको लेके चलनी है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो सूर्योदय का जो नंबर्स है, जब इनका नंबर्स आया उसके बाद मार्केट ने इसको थोड़ा डिरेट वगैरह भी किया है, बिकॉज ये सारे जो पैरामीटर्स है वो हमने जो अभी देखे। तो बाकी अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँ तो ये सूर्योदय की केस में बाकी यही चीज़ है। और इनके जो कमर्शियल व्हीकल का पोर्टफोलियो है, वहाँ पे कुछ इनको स्ट्रेस वगैरह दिख रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया। तो ये सारी चीज़ है। बाकी जो क्वार्टर वन का आरओए का आउट परफॉर्मेंस है वो आपको बाकी क्वार्टरों में नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ आप पूरा लेके इसलिए बाकी देखते हैं कि ये लोग अपना जो पूरा पैट का गाइडेंस है उसको कैसे मीट करते हैं। तो बाकी नंबर मोटा मोटी ठीक है, बट कुछ पैरामीटर्स जो है वहाँ पे उतना मजा नहीं आया बेसिकली। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपसे लास्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। जो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखोगे ना, ये जो हम 4 या 5 बैंक डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग केस बनता है। अब उसमें जाने से पहले जो सूर्योदय का वैल्यूएशन है, वो भी आप देखोगे उसको वन से भी वैल्यूएशन कम क्यों मिल रहा है, जो मैंने कारण डिस्कस किए उसी का रिजल्ट है। सेम वे आप इक्विटास केस में देखोगे वहाँ पे वैल्यूएशन कम क्यों मिल रहा है, ये सारे जो चीजें डिस्कशन है उसका रिजल्ट आपको वहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब पूरे डिस्कशन को ले आते हैं हम लोग आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में। तो देखिए, अब अगर आप आईडीएफसी को देखोगे ना, तो आईडीएफसी के केस में क्या हो रहा है, तो आईडीएफसी बैंक देखोगे वैसे तो बहुत अच्छा बैंक है, बट इनके केस में जो दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, तो उन चीज़ों को समराइज करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में क्या है ना, आप यहाँ पे एक स्लाइड के अंदर जो पूरी ट्रेजेक्टरी रही है, मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब से इनका ये पूरा, मतलब जो इनका पुराना वाला बुक था वो सभी चीज़ें ठीक करना शुरू किया, तो उसके बाद क्या एक पूरी जर्नी रही है बैंक की, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। तो आप पिछला 7-8 साल का डेटा अगर आप देखोगे ना, तो आप देखिए, जो मैं आपसे वो जीवन के केस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर जो आपसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात किया, कि कंपनी का जब निम है, वो निम का जो घटना है वो उतना दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आईडीएफसी के केस में, जो आपका FY 24 था ना, जब 23 था, उस पीरियड का जो निम है वो आप देखोगे वो ज़्यादा है। जब आप कंपेयर करते हो इसको रिसेंट निम के आसपास, तो अभी तो इनका निम मान लीजिए आपका 5.8% आ गया है, या फिर ये 5.9 5.8 इस तरह पे ये लोग रखने की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कोई यहाँ से बहुत फर्दर निम में इंप्रूव होने के स्कोप है भी नहीं, बिकॉज इनका जो पूरा प्रोडक्ट मिक्स है आपका अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, वो आपका जो पहले 70-80% रहता था, वो आपका अब कम होने लग गया है। ऑल दो इस बैंक का सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ ना, मतलब मार्केट ने इस बैंक को कभी रेट किया ही क्यों नहीं, बिकॉज आप देखिए इस बैंक में कुछ फंडामेंटल चीजें चल रही थी। तो एक तो क्या हुआ, आपका ये जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, जो मुंबई में वो टॉल इशूज वाला चीजें आ गई, फिर माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस वगैरह आ गए, तो वो सारी जो चीजें चल रही थी, एक तो वो चीजें चल रही थी, उससे कारण क्या हुआ, कंपनी अपना खर्चा कर रहा था। तो आप एक चीज देखोगे पिछले 4 साल का जो पीरियड रहा है ना, यहाँ पे आपका जो खर्चा है, कॉस्ट टू इनकम है, वो आपका एकदम फ्लैट मान लो। मतलब क्या है ना, कि उससे कभी कम हुआ ही नहीं, हुआ कभी कम हुआ ही नहीं। और जब वो कम होने का समय आया, तो ये जो पिछले 1-1.5 सालों के अंदर जो आपकी ये फ्रॉड, ये सारी दिक्कतें आ गई ना, फिर IMFI इशू हो गया, तो उससे 1.5 साल वहां पे इम्पैक्ट हो गया, तो उसके कारण जो आपके खर्चे वगैरह हैं उसमें बड़ी दिक्कत आ गई। अब क्या हो रहा है, जो बैंक का आज का प्रेजेंट फेस है ना, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि बैंक का अब यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसकी आने की बहुत ट्रेजेक्टरी दिखती है, प्रोवाइडेड कि आने आने वाले क्वार्टर में वो वापस कोई दिक्कत ना करे। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो मैनेजमेंट जो गाइड करते हैं कि ओपेक्स का जो है पूरा जॉस कट होगा। कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज मात्रा में आपका जो ओपेक्स है वो आपका कटने की जो ट्रेजेक्टरी है वो आपकी दिखेगी। तो वही बात होती है कि आने वाले 2 साल 2-3 सालों के अंदर इसको, जो इनका ओपेक्स है ना, इसको यहाँ से लोग घटा के लगभग 55% पे लेके जाने की बात करते हैं। तो आप देख रहे हो कि लगभग 70% पे जो इनका ओपेक्स है, जो पहले कभी 80% भी रहा था, अब वो चीज़ आपकी 70% से घट के आपकी 55% की तरफ जाने की ट्रेजेक्टरी स्टार्ट होने वाली है इस बैंक के केस में। तो इसीलिए आने वाला जो क्वार्टर है आपको दिखेगा इनका प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो उन चीज़ों को भी समझते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने जैसे आपका देखा, जैसे अभी हमने निम की बात किया, तो उसी पैरामीटर को आप इनके आरओए और आरओई प्रोफाइल के अंदर 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 भी ला सकते हो। तो आप ये देखिए, तो अगर आप देखोगे इनका जो आरओए वाला पॉइंट है वो भी आपका कैसे फ्लक्चुएट कर रहा था, बिकॉज ऑल दोज इशूज। अब जैसे आपकी मान लीजिए नीम स्टेबल हो रही है, आपका ओपेक्स कम होगा, तो यहाँ से जो इनकी ट्रेजेक्टरी है आपकी जो आरओए बढ़ने की, वो आपकी ट्रेजेक्टरी बढ़ जाएगी। आपका आरओए बढ़ जाएगा तो आपका आरओई बढ़ जाएगा। तो सिंपली ये आपका पूरा पाथ चलेगा इस बैंक के केस में। अब ये आरओए बढ़ेगा क्यों, पूरा जो आरओए बढ़ने का ड्राइवर है ना, वो आप थर्ड इमेज में देख सकते हो, जो कि आपकी पूरी कॉस्ट ऑफ इनकम जो कम होगी उस चीज़ के बारे में हमने बात किया है। तो ये पूरा जर्नी, बिजनेस की जर्नी के बारे में। अब अगर आप इनके क्वार्टर वन के नंबर्स देखोगे ना, तो क्वार्टर वन में कंपनी ने, बैंक ने बहुत सारे पैरामीटर्स पे आपको देखोगे ना तो आउट परफॉर्म किया है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि सूर्योदय वगैरह ने या फिर इक्विटास वगैरह ने कई सारे पैरामीटर पे अंडर परफॉर्म या उस तरह का चीजें दिया है। ऑल्दो उज्जीवन ने आउट परफॉर्म किया है वहाँ पे। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो आईडीएफसी का जो केस है इस क्वार्टर में काफी अच्छे से इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, आउट परफॉर्मेंस क्यों आई है, बिकॉज अगर आप देखोगे इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो आपका बहुत अच्छे से कम हो गया। कहने का मतलब क्या है, जो इनकी पूरी बुक है वो आपकी काफी साफ सुथरी हो गई है। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, मैनेजमेंट ने अपना जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस आई थिंक कुछ 1.8x इस तरह का रखा है। तो मैनेजमेंट ने अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अपग्रेड कर दिया है। पहले जो ये लोग मान लो
क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इनका बेसिकली 1.5 से लेकर 1.6x पे ला दिया, 6% पे ला दिया है। कहने का मतलब क्या है, पहले से अपग्रेड किया है। दूसरा, ये लोग जो आरओए के बारे में कहते थे कि FY 2027 के अंदर वी विल किस 1% ऑफ आरओए एट द एंड ऑफ Q4। अब मैनेजमेंट ने ये कहा है कि उससे इंप्रूव करके हम लोग FY 2027 के अंदर अपने आरओए को 1% पे टच कर लेंगे, मतलब 1% रख देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आरओए पे भी इन्होंने अपने गाइडेंस को अपग्रेड किया है। तो ये चीज़ है इस पूरे बैंक के बारे में। अब यहाँ पे इनके आप इस Q1 के नंबर्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स है आपका, मतलब ये जो नॉर्मलाइज वगैरह होता है और जो आपकी रिपोर्टेड होती है, दोनों चीज़ें। अब नॉर्मलाइज क्यों होता है, बिकॉज आपकी वो ट्रेजरी गेंस वगैरह जो चीज़ें होती हैं, फॉरेक्स गेंस वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों का इंपैक्ट है। आप तो इनका पूरा रिपोर्टेड नंबर्स देखिए, तो आप देखोगे कि इनका जो आरए प्रोफाइल वगैरह है, सब चीज़ें हो गई। अब ये फ्रॉड वाले के कारण लगभग 80% पे इनका पूरा, मान लो आप कॉस्ट ऑफ इनकम आ गया था, वो सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो अब हम लोग फाइनली एंड में ये देख लेते हैं कि इस बैंक के केस में FY यहाँ से चीजें आने के वाली है। और इनका गाइडेंस क्या है, तो कंपनी देखिए, कंपनी कहता है कि लगभग इनका जो AUM बुक है, लगभग मान लो आप 18 से 20% पे ग्रो करने की बात करते हैं। कुछ इनका फी इनकम होता है, तो फी इनकम भी जो होता है ना आपका, एक तरह से मान लीजिए निम जब घटता है, तो आप उसमें बाकी प्रोडक्ट्स सेल करके आपकी जो फी इनकम है उससे आप आरओए को एक्सपांड करने में हेल्प करते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका आरओए का कंप्रेशन होता है वो आपका फी इनकम से बढ़ जाता है। तो वैसे ही अगर आप IDFC को देखोगे, लगभग 18% पे, 18 से 20% पे ये लोग, हाँ 18 से 20% पे ये लोग अपने AUM को ग्रो करने की बात करते हैं। उसमें आप मान लो लगभग 2-3% जो है वो आपका फी इनकम आ जाएगा। उससे जो इनकी टॉप लाइन है वो आपकी मान लो 20-25% के बीच में ग्रो करेगी। अब इनके पास जो खर्चे हैं उस पर इनका कंट्रोल आ रहा है और आप देख रहे हो कि वो चीज़ें कम हो रही हैं। तो आपका जो खर्चा है वो आप मान लो आप 13 से 15%, 15-16% के बीच में रहने वाला है। तो आपको 5-6% का डेल्टा मिल गया ना आपको, वो एबिटा के ऊपर जो हम लोग बात करते हैं एक तरह से। तो वो चीज़ जो है उससे आपकी जो पूरी पूरी आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, वो आपकी डिटरमाइन हो जाएगी। और दूसरा चीज क्या है, अभी बैंक ने अपना क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस उसको अपग्रेड कर दिया है। तो क्रेडिट कॉस्ट आपका इंप्रूव हो गया, तो आपका जो PPOP होता है वही आप मान लो लगभग 50-60% पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और जब आपका PPOP 50-60% पे ग्रो कर रहा है, तो आपका टैक्स टैक्स काट दोगे, तो आपका जो पैट है वो उससे भी ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये जो पूरी बैंक की ट्रेजेक्टरी है ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो लेट्स होप कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है यहाँ से कुछ खास दिक्कत ना करे, तो उससे ये बैंक काफी अच्छा धीरे धीरे देखोगे आप अच्छी ट्रैजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा इस बैंक के बारे में है। आई होप आपको चारों पांचों बैंक की जो क्या अंदर में क्या चीजें चल रही हैं उसका आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। तो अगर मैं आपको समराइज करता हूँ, तो चारों पांचों बैंक देखोगे, अगर मैं फिनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, तो आपका उज्जीवन है, फिर आपका AU है, फिर आपका जो IDFC फर्स्ट बैंक है, प्रेजेंट पिक्चर के अंदर ये तीनों बैंक काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर आपका इक्विटास जो है और जो सूर्योदय है। इसीलिए क्या होता है ना कि कई बार जो रिकवरी की साइकिल होती है वहां पे ये पूरा मैटर नहीं करेगा कि भाई किसी बैंक ने वो अपने बॉटम पे कितना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिया, उसके बाद वो अपनी चीजों को कैसे सस्टेन कर पाता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। भविष्य में जाके आपका 3 का प्राइस भी बुक हो गया, फिर 4 का प्राइस भी बुक हो गया, वो चीज़ आपको क्यों मिलती है। जैसे अगर आप क्रेडिट एक्सेस को देखते हो या फिर अरमान को देखते हो, तो वहां पे इतना ज्यादा क्यों मिलता है, बिकॉज वो अपसाइकिल आती है ना, वहां पे भी ये लोग ये सारी चीजें चीजें जो है उन पर डिटोरिएट नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो कलेक्शन इफिशिएंसी होती है, कई सारी बैंक जो होती है उस पर काम करना बंद कर देता है। जो आपकी डिपॉजिट वगैरह होती है उस पर काम करना बंद कर देता है। तो वहीं पे आपको दिख रहा है सूर्योदय वगैरह के केस में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें चल रही हैं। ऐसा ही कुछ आप सेटिंग जब मैं डिस्कस करूंगा ना, वहां पे भी आप ये सारी चीजें देखोगे। तो ये सारी ट्रेजेक्टरी से ये सारी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। बाकी अगर क्वार्टर तो सभी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आने वाली है, रेट सबका होना है, ये चीज़ है। बाकी किसका कितना रेट होगा वो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को पॉज करते हैं। बाकी वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से देखोगे, ऑफ कोर्स IDFC है, डिसेंट वैल्यूएशन पे है। आई थिंक 1 या 2 के प्राइस पे बुक पे मिलता है वो। लगभग 80 का प्राइस वैल्यू चल रहा होगा उसका दाम। तो वो चीज़ है। बाकी आप AU का जो वैल्यूएशन है वो आपको हाई दिखेगा, उज्जीवन का डिसेंट वैल्यूएशन दिखेगा। इक्विटास और सूर्योदय है उनके वैल्यूएशन आपको ऑफ कोर्स कम दिखेंगे, बिकॉज वहाँ पे दिक्कतें भी आपको ज़्यादा है। तो वो चीज़ें इंप्रूव हुई तो वहाँ पे भी उनका भी रेटिंग होने का पोटेंशियल है। तो चलिए बाकी बैंकों को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स। विल मीट इन अनदर